नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश 2024 का चुनावी माहौल में। यहां हम आपके लिए लाए हैं सबसे ताजा गर्मा गर्म चुनावी विषयों की चर्चा। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे चुनावी रणनीतियों, राजनीतिक दलों की चुनौतियों और नागरिकों की अपेक्षाओं की। तो देखिए हमारी खास पेशकश 24 का चुनावी माहौल की पहली रिपोर्ट की हम बात करेंगे। चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद लोकसभा चुनाव की हलचल तेज हो गई है। झारखंड के कुल्हान रीजन में चुनावी शोर साफ सुना जा सकता है। आपको बता दें कि कुल्हान रीजन में 2 लोकसभा सीटें हैं, जमशेदपुर और सिंहभूमि। इन दोनों सीटों पर जो मुकाबला है वो काफी रोचक है। जमशेदपुर में छठे चरण में 25 मई को वोटिंग होनी है। यह रिपोर्ट देखिए। गुजरात की बड़ोदरा लोकसभा सीट कभी कांग्रेस का गढ़ थी। झारखंड के कोल्हन रीजन में 2 लोकसभा सीट हैं, जमशेदपुर और सिंहभूम। इनमें रांची और खूंटी के भी कुछ हिस्से आते हैं। यहाँ की आबादी में विविधता है। लोगों का कहना है कि पिछले 3 लोकसभा चुनावों में जमशेदपुर से बीजेपी उम्मीदवार की जीत हुई, लेकिन वोटरों के रुझान के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। कुल्हान में शहरी क्षेत्र भी है, ग्रामीण क्षेत्र भी है और कस्बाई क्षेत्र भी है। झारखंड के सबसे अमीर लोग भी इसी क्षेत्र में बसते हैं और सबसे गरीब लोग भी यहीं बसते हैं। हमने पिछले 3-4 चुनावों को बहुत नज़दीक से देखा और पाया कि आप जिन लोगों पे यकीन करके कहते हैं कि ये समूह या ये व्यक्ति या इस जाति के लोग इस पर्टिकुलर कैंडिडेट को वोट करेंगे, रिजल्ट बिल्कुल उसके विपरीत हो जाता है। जमशेदपुर टाटा स्टील का पर्याय माना जाता है। 1907 में बना टाटा स्टील प्लांट उस समय एशिया का पहला आधुनिक स्टील प्लांट था। जमशेदपुर औद्योगिक केंद्र के रूप में मशहूर है। उद्योगों में कई कुशल मजदूरों को रोजगार मिलता है। हालांकि कांग्रेस के एक ट्रेड यूनियन नेता का दावा है कि समाज के कमजोर वर्ग केंद्र सरकार से नाखुश हैं। बीजेपी के लिए इस बार पार्लियामेंट इलेक्शन चैलेंजिंग होने जा रहा है और डिफिकल्ट होने जा रहा है, क्योंकि नीचे तबके के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। किसान इस देश के बहुत खुश नहीं हैं। वोटर सबसे ज़्यादा कौन होता है? किसान होता है, मजदूर होता है, गरीब लोग होते हैं। ये लोग सब ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं और ये वर्ग बहुत खुश नहीं है। इस वर्ग को बहुत कुछ मिला नहीं है उनके माध्यम से। राजनीतिक दलों का कहना है कि यहाँ सभी दलों में स्थानीय नेतृत्व की कमी है। पार्टियों के उम्मीदवार स्थानीय मुद्दों को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे। यहाँ स्थिति ये है कि राजनीति तो लगभग समाप्त हो गई इस जिला में। कोई भी राजनीतिक व्यक्तित्व बोल करके इस जिला में नहीं है कि जिसको कोई कह सके कि ये हमारे नेता हैं। सारे लोग अपनी पार्टियों के भरोसे हैं, अपना उनका कुछ भी नहीं। झारखंड में चुनाव के आखिरी 4 चरणों में वोटिंग होगी। जमशेदपुर में छठे चरण में 25 मई को वोटिंग होगी। आम चुनाव के वोटों की गिनती 4 जून को होगी। अब हम अगली रिपोर्ट में बात करते हैं बड़ोदरा सीट की। लोकसभा चुनाव में बड़ोदरा सीट का सियासी समीकरण बहुत कुछ बयां करने वाला है। बड़ोदरा सीट कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी। हालांकि 1998 से लगातार ये बीजेपी का गढ़ बन गया है। यहां बीजेपी मोदी की लोकप्रियता के सहारे लगातार जीत दर्ज कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। गुजरात की बड़ोदरा लोकसभा सीट कभी कांग्रेस का गढ़ थी। 1998 से इस सीट पर लगातार बीजेपी की जीत हुई है। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं। वे 2014 में यहां से जीते थे, लेकिन वाराणसी सीट बनाए रखने के लिए उन्होंने ये सीट छोड़ दी। वडोदरा में मुझे नहीं लगता है कि स्थानिक जो इश्यूज़ है वो इतने निर्णायक रहेंगे। जो राष्ट्रीय स्तर के इश्यूज़ है
और जो सबसे बड़ा यहाँ का मुद्दा रहेगा वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता। वडोदरा शहर में वो रहे भी है और वडोदरा शहर की जनता नरेंद्र मोदी के साथ बहुत घनिष्ठ रूप से आइडेंटिफाई होती है। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व, उनका नेतृत्व सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा और वही प्रचार का भी मुद्दा रहेगा। साथ में वो सभी के साथ जो नई बात जुड़ी है वो राम मंदिर का जो निर्माण हुआ। बड़ौदा बैठक की बात की जाए तो बहुत सालों से जब दीपिका चिखलिया सबसे पहले यहाँ पर इलेक्शन में उतरे थे तब से ये बीजेपी का गढ़ बन चुकी है। उससे पहले भी एक दो सीट आती थी विधानसभा की, तब से बड़ौदा शहर एक बीजेपी का गढ़ बन चुका है। तब से लेके आज दिन तक ये बीजेपी ही आगे आ रही है। अभी कांग्रेस का नामो निशान यहाँ पर है ही नहीं, ऐसा कहा जा सकता है। वडोदरा के कई वोटर पिछले कुछ सालों में हुए विकास से संतुष्ट हैं। उन्होंने बीजेपी को समर्थन देने की बात कही। गुजरात राज्य और गुजरात मॉडल पे तो बहुत सारे जो राज्य हैं वो बात करते हैं, तो गुजरात मॉडल में वडोदरा शहर जो संस्कारी नगरी के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर हम विकास की बात करेंगे तो विकास हर एक चीज में हुआ है। लेक यानी कि जो तालाब है, तालाब का जो रिनोवेशन हुआ है हर एक दिशाओं में वो खूब बढ़िया हुआ है। जो ब्रिज बनाए गए, अटल ब्रिज है, उसके बाद में कोटा डांडिया बाजार ब्रिज है, ये सब आप ब्रिज देखोगे तो कहीं ना कहीं इसका डायरेक्टली जो बेनिफिट है और जो सीधा लाभ है वो यहाँ के नागरिक उठा रहे हैं। हालांकि कुछ वोटरों का ये भी कहना है कि बेशक यहाँ लगातार बीजेपी जीतती आई है, लेकिन उम्मीदवारों के किए वादे पूरे नहीं हुए हैं। बड़ौदा को इंटरनेशनल एयरपोर्ट पिछली यूपीए सरकार ने उसको बनाया था, उसका फाउंडेशन डाला था। आज तक एक भी इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं आती है या तो इंटरनेशनल क्लियरेंस भी नहीं होता है। जिसको भी टिकट मिलता है तो वो ऐसा समझता है कि साहब ने मुझे कमाने का मौका दिया, ये मुझे काम करने का मौका नहीं दिया है। क्योंकि काम करने के बावजूद, नहीं करने के बावजूद भी लोग वोट देते रहते हैं। सेफ सीट हो गया है तो उसके कारण से ये लोग ऐसा अपने अंदर ऐसा समझ बैठे हैं कि ये मुझे कमाने का मौका दिया है, मुझे काम करना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि काम के बेस पर वोट भी मिलते नहीं है। बीजेपी ने इस बार भी मौजूदा सांसद रंजन भट्ट को यहां से उम्मीदवार बनाया है। रंजन भट्ट यहां से जीत की हैट्रिक लगाना चाह रहे हैं। गुजरात की 26 लोकसभा सीट में 2 सीट पर आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवार खड़े कर रही है। इंडिया गुट की सहयोगी कांग्रेस बाकी 24 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। भरूच और भावनगर सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं। 2019 के चुनाव में बीजेपी को गुजरात की सभी 26 सीट पर जीत मिली थी। यहाँ की सभी 26 सीट पर चुनाव के तीसरे चरण में 7 मई को वोटिंग होगी। तो 24 के चुनावी माहौल में अब महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र की नागपुर लोकसभा सीट राजनीतिक दृष्टिकोण से काफी अहम मानी जाती है। यहां आरएसएस का हेडक्वार्टर है और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म यहीं अपनाया था। नितिन गडकरी 10 साल से लगातार यहां से सांसद हैं। पेश हमारी रिपोर्ट। महाराष्ट्र की नागपुर लोकसभा सीट देश की सियासत में अहम जगह रखती है, क्योंकि बीजेपी के थिंक टैंक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का हेडक्वार्टर इसी शहर में है। नागपुर दलित समुदाय के लिए भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लोगों के साथ 1956 में दिशा भूमि पर बौद्ध धर्म यहीं अपनाया था। फिलहाल ये सीट बीजेपी के पास है और नितिन गडकरी 10 साल से लगातार सांसद हैं। नितिन गडकरी ने अपने कार्यकाल में नागपुर को मेट्रो रेल और फ्लाईओवर जैसी कई सौगात दी हैं। नागपुर के लोगों का कहना है कि विकास तो हुआ है, लेकिन रोजगार के मुद्दे पर और काम होने की दरकार है। डेवलपमेंट के हिसाब से अगर बात करेंगे, काफी सारी चीजें चेंजेस हुई है डेवलपमेंट में। रोड कंस्ट्रक्शन हो गया, सिर्फ मतलब बहुत सारी चेंजेस हुए। सिर्फ एक चीज छोड़ के, मतलब जो एम्प्लॉयमेंट है, उस एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी थोड़ा सा अगर प्रेशर आएगा, मतलब थोड़ा सा भर अगर देंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें हो जाएगी। मैं अब स्टूडेंट हूँ तो मेरी रिक्वायरमेंट तो यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। और एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ ये मतलब जैसे कि अभी हो ही रहे हैं, आप सब देख रहे हैं कि प्रोजेक्ट्स हो, कई हाईवे बन रहे हैं, प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, और उसके साथ जनरेट तो हो रहा है, लेकिन और पोटेंशियल की भी आवश्यकता है इसमें, ऐसा लग रहा है मुझे।
शहरी इलाकों से रेहड़ी पटरी वालों का विस्थापन नागपुर की बड़ी समस्या है। चुनाव से पहले उन्होंने भी अपनी राय खुलकर जाहिर की है। 2016 में 53 हाकर जोन बने हैं नागपुर शहर में, उसमें से धीरे धीरे ये हटाने का कार्य कर रहे हैं। ये हमारा मुद्दा हम चुनाव में लेके जो हर कैंडिडेट से बात करेंगे, इसके लिए जो भी राष्ट्रीय पार्टी के कैंडिडेट रहेंगे उनसे बात करेंगे और इस मुद्दे को अगर वो हल करना चाहेंगे तो हम उनके साथ हो जाएंगे। नागपुर नगर निगम के चुनाव में देरी भी आम चुनावों में बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है। प्रशासन ऐसा है कि प्रशासन उतना नहीं कर सकती है जितना नगर सेवक जो चुनकर जाते हैं। आज भी लोग हमको नगर सेवक ही समझते हैं। नगर सेवक समझ के हमारे पास में समस्या लेकर आते हैं। हम उनकी समस्या सुनकर प्रशासन से हम छुड़ाने की कोशिश करते हैं और कर भी रहे हैं। देश में आम चुनावों का ऐलान हो चुका है। 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे, जबकि नतीजे 4 जून को आएंगे। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों पर पहले से 5वें चरण तक वोट डाले जाएंगे। नागपुर की बात करें तो यहां पहले चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। तो 24 के चुनावी माहौल में अब बात करते हैं गुजरात के अहमदाबाद सीट की। अहमदाबाद पश्चिम सीट बीजेपी का गढ़ रही है। 2008 से इस सीट पर बीजेपी का लगातार कब्जा रहा है। सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। बीजेपी के दिनेश कोदर इस बार मैदान में है। यहां महंगाई और बेरोजगारी प्रमुख मुद्दा है जो लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। पेश है रिपोर्ट। अहमदाबाद पश्चिम लोकसभा सीट अनुसूचित जाति समुदाय के लिए आरक्षित है। 2008 में इस सीट के वजूद में आने के बाद से इस पर बीजेपी का कब्जा है। डॉक्टर किरीट प्रेमजी भाई सोलंकी 2009 से अहमदाबाद पश्चिम से लगातार सांसद हैं। इस बार बीजेपी ने इस सीट से अहमदाबाद नगर निगम के पूर्व डिप्टी मेयर दिनेश कोदर मखवाना को मैदान में उतारा है। कुछ लोगों का मानना है कि उम्मीदवार बदलने से चुनावी नतीजे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यहाँ की बस व्यवस्था और मेट्रो की व्यवस्था, बहुत सारी व्यवस्थाएं सरकार ने बहुत अच्छे तरह से की है। जहाँ तक यहाँ के विधायक की और सांसद की बात करें या कॉरपोरेटरों की बात करें, बहुत सारे काम करने की वजह से पूरी पार्टी को सपोर्ट लोगों का बहुत मिल रहा है। और यहाँ के विकास के जो कार्य हुए हैं और जो तेज़ी से हुए हैं, इसीलिए सब लोगों को ये भावना पैदा हुई है कि भारतीय जनता पार्टी को ही वोट दिया जाए और इसी तरह से ये पूरा गढ़ बना हुआ है। सब काम चल रहा है, बीजेपी ने काम किया है, उस हिसाब से तो अभी बीजेपी का पल्ला ही भारी है। किन कामों के कारण आपको लगता है कि यहाँ बीजेपी की तरफ सब रोड रास्ते बने हैं, मेट्रो बना है, फिर ये अपना स्टेडियम बना है, और भी विकास के पेंडिंग काम बहुत चालू ही है, तो उसके हिसाब से ये चलेगा। कुछ लोग बीजेपी के समर्थन में हैं तो कुछ लोगों का साफ कहना है कि बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दे बीजेपी पर भारी पड़ सकते हैं। कौन से ऐसे मुद्दे वहाँ कांग्रेस आ भी सकती है, ऐसे मुद्दे हैं। अगर भी धार्मिक जो मुद्दा चले उसमें भाजपा भी आ सकती है राम नाम पे। अभी तो वही चलता है पूरे देश में, बेरोजगारी और महंगाई, ये दो मुद्दा बहुत है। लोग ग्रेजुएट होके, इंजीनियर होके, डॉक्टर होके भी घूम रहे हैं, किसी को नौकरी नहीं है। सब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। इंजीनियर होके 10,000 में नौकरी कर रहा है, डॉक्टर होके 20,000 में काम कर रहा है, डॉक्टर होके हॉस्पिटल में। तो बेरोजगारी बहुत है। यहाँ पर मुख्य मुद्दे तो ये है कि एक तो एम्प्लॉयमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर डेवलपमेंट तो खैर है ही, रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर तो सही है, पर एक और पॉइंट ये है कि जो वाटर क्लॉगिंग एरिया में रहता है, फिर जो पीने के पानी का समस्या है, ये दोनों भी अच्छे खासे मुद्दे हैं। अगर लोग चाहे तो ये बदलाव ला सकते हैं। देश में आम चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है।
19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में वोट डाले जाएंगे, जबकि 4 जून को नतीजे आएंगे। गुजरात की बात करें तो सभी 26 सीटों के लिए 7 मई को वोटिंग होगी। तो 24 के चुनावी माहौल में अभी हमने आपको दिखाया अहमदाबाद पश्चिम सीट का चुनावी माहौल। अब एक ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे अहमदाबाद पूर्व में कैसा माहौल है। एक ब्रेक के बाद तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश 24 का चुनावी माहौल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं अहमदाबाद पूर्वी सीट की। अहमदाबाद पूर्व लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गुजरात के 26 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। यह निर्वाचन क्षेत्र 2008 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आया। इसमें पहली बार 2009 में चुनाव हुए और इसके पहले संसद सदस्य भारतीय जनता पार्टी के हरिन पाठक थे। 2014 में हुए दूसरे चुनाव में भाजपा के स्टार उम्मीदवार परेश रावल ने इस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। 2019 के चुनाव में भाजपा के हसमुख पटेल ने इस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। देखिए हमारी रिपोर्ट। गुजरात की अहमदाबाद ईस्ट लोकसभा सीट बीजेपी का गढ़ रही। जानकारों ने यहां एक बार फिर पार्टी की जीत का पूर्वानुमान लगाया है। इस सीट पर बीजेपी 2009 से लगातार काबिज रही है। पार्टी ने यहां से एक बार फिर मौजूदा सांसद हसमुख पटेल को उम्मीदवार बनाया है। जानकारों का कहना है कि इस सीट पर बीजेपी काफी मजबूत रही है। कांग्रेस के लिए इस सीट पर चुनौती पेश करना मुश्किल हो जाता है। भाजपा पार्टी ने उनको टिकट दिया है तो कुछ सोच समझ के ही दिया होगा, और जबकि उनका स्वभाव बहुत सरल है और वो छोटे मोटे सभी कामों में वो हाजिर रहते हैं और उनका जो है नेचर वह बहुत अच्छा है। दूसरा कि कोई भी व्यक्ति उनसे मिलने जाता है तो उनकी मुलाकात हो जाती है। छोटे जो भी काम होते हैं वो उनके काम करते रहते हैं। 2014 में परेश रावल के जीतने के बाद एक बहुत बड़ा कैंपेन चला, पूरा पोस्टर्स लगाए गए कि परेश रावल गायब हैं। लिहाजा 2019 में उनकी टिकट काट के जो उस समय विधायक हुआ करते थे अमराईवाड़ी से हसमुख पटेल, उनको टिकट दिया गया। हसमुख पटेल को टिकट दिया गया, वो भी उतने ही वोटों से जीते और फिलहाल 2024 में भी उन्हीं को रिपीट किया गया है। और जो हाल की स्थिति देखी जा रही है वो मैं मानता हूं कि ये सीट पे कांग्रेस वहां फाइट देने के भी टक्कर में नहीं है। यहां वोटरों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफी असर है। लोगों ने समुदाय के विकास और सेवा के लिए सांसद हसमुख पटेल की तारीफ की है। 2 टर्म से वहाँ पर हसमुख भाई पटेल वहाँ पर आ रहे हैं। निर्विवादित चेहरा है तो वहाँ पर कोई इश्यूज नहीं है। चाहे वहाँ पर कोई भी आप कांग्रेस का व्यक्ति को आप वहाँ पर टिकट दे दें, लेकिन क्योंकि शहरी आबादी होने के चलते वोट हमेशा बीजेपी के पक्ष में ही जाते हैं। 81%, मोर देन 80% लोग शहरी आबादी वाले हैं। तो ऐसे में मैंने कहा कि शहरी आबादी, हमेशा ये देखा गया है कि शहरी आबादी बीजेपी के पक्ष में ही वोट डालती है। ऐसे में वहाँ पर चेहरा कोई भी होगा। बहुत अच्छा भी काम किया है और करते भी रहेंगे। और हसमुख भाई पटेल जो है वो व्यक्तिगत रीते सबको पहचानते भी है। दूसरी बात कि निकोल और पश्चिम का जो भेदभाव था वो अभी धीमे धीमे दूर हो रहा है और वो लोग काम भी कर रहे हैं अच्छा। और नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व के अंदर ये जो अभी काम चल रहा है पूरे भारत के अंदर नरेंद्र भाई मोदी ने जो काम किया, जो 70 साल के अंदर नहीं हुआ था, उससे बढ़िया काम ये 14-10 साल में हुआ है। सांसद हसमुख पटेल तक कई वोटर की पहुंच है। लोगों ने उनकी चिंताएं दूर करने की सांसद की कोशिशों की तारीफ की है। लोगों ने कहा कि वे अपनी सीट के लोगों की मदद के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं। हमारा बहुत एक प्रोजेक्ट था खारी कट कैनाल का, बहुत इश्यू था। वो उन्होंने बहुत उसमें सपोर्ट करके इतना काम चालू करवाया। अभी हमारे नवयुग विद्यालय के आजू बाजू का एक रास्ता तो शुरू हो गया, एक कलवर्ट चालू हो गया है। दूसरा, हमारे यहाँ थोड़ा पोस्ट ऑफिस का थोड़ा प्रॉब्लम था, तो उन्होंने खुद इंटरेस्ट लेके वो पोस्ट ऑफिस का भी प्रॉब्लम सॉल्व किया है हमारा। यहाँ से कांग्रेस ने पार्टी के सोशल मीडिया विभाग के पूर्व प्रमुख रोहन गुप्ता को चुनाव मैदान में उतारा है।
चुनाव आयोग ने शनिवार को ऐलान किया कि लोकसभा के लिए 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में वोटिंग होगी। गुजरात की 26 सीटों पर चुनाव के तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होगा। तो हमारी खास पेशकश 24 का चुनावी माहौल में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। कल फिर किसी अलग शहर का चुनावी माहौल लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।